पिछले 16 माह से लड़कियों को ज़्यादातर सेकेंडरी स्कूल से बाहर रखने के बाद अब तालिबान ने ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी बैन कर दिया है। सोचिए आप एक औरत हैं और कोई आपको आपके बैग या स्कार्फ के रंग पर टोके, या फिर आपसे ये कहे कि आपका बेटा और शौहर तो पार्क में जा सकते हैं लेकिन आप और आपकी बेटी नहीं। अफगानिस्तान में जहां 1.5 साल से तालिबान की हुकूमत है, बिल्कुल यही हो रहा है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। आपने भी शायद वीडियोस देखी हों, बुर्क़ों में ख़वातीन को तालिबान हंटर मारते हुए, प्रोटेस्ट करती ख़वातीन पर तालिबान का तशद्दुद, लड़कियों को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोकने की फुटेज। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी अफ़गान ख़वातीन और नौजवान लड़कियों से मिलाएंगे जिन्होंने हमें अफ़गानिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन बताई। लेकिन आइए पहले पिछले 1.5 साल पर एक नज़र डालते हैं। 2021 में 15 अगस्त को जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का ऐलान हुआ तो लोगों ने अपनी बेटियों को तालिबान के खौफ से घरों में छुपा दिया कि कहीं वो उनका हाथ ना मांगे। तालिबान ने लड़कियों और लड़कों की मखलूत तालीम पर पाबंदी लगाई। औरतें जो नौकरी कर रही थीं उन्हें काम से रोका गया। मेडिसिन समेत बहुत ही कम इदारे हैं जहां अब औरतें काम कर रही हैं। टीवी स्क्रीन्स पर पहले तो औरतों को चेहरा छुपाने को कहा गया और फिर बहुत सी खवातीन जान के खौफ से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुई। नई तालिबान हुकूमत में कोई खातून नहीं। खवातीन की मिनिस्ट्री के बजाय अब यहाँ अम्र बिल मारूफ का महकमा है, जिनका दावा है कि उनके अहकामात पाबंदी नहीं शरीयत हैं। लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद खवातीन और नौजवान लड़कियां कहती हैं कि उनके बैग का रंग तक अम्र बिल मारूफ के अरकान की नाराजगी का सबब बन जाता है। तालिबान ने मना किया है, मैं अब पढ़ाने के लिए नहीं जा सकती क्योंकि तालिबान ने लड़कियों के पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। इसी तरह उनके पढ़ने पर भी पाबंदी है। इसकी वजह से हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं अभी अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ फैसला नहीं ले सकती कि वो कैसा होगा। अभी मैं घर पर हूँ, ना पढ़ा सकती हूँ ना मजीद पढ़ सकती हूँ। अमर बिल मारूफ के जो लोग तैनात किए गए हैं वो हर रोज यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और लड़कियों के हिजाब चेक करते हैं। जिन लड़कियों के हैंड बैग्स और स्कार्फ रंगीन होते हैं उनको कमरा इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं मिलती। हत्ता कि वो लड़कियों के हिजाब के नीचे उनके कपड़ों का रंग भी चेक करते हैं। जब हम गलियों में एहतजाज करते थे तो हमारा पीछा किया जाता था और हमें धमकियां दी जाती थीं। एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जाता था। हमने घर घर तलाशी और गली गली तलाशी जैसे हालात का सामना किया है। आइए अब आपको अफगानिस्तान में मौजूद एक खातून से मिलाते हैं जो एक साबिक पुलिस एहलकार है। तालिबान की आमद ने उनसे उनका रोजगार छीन लिया। अब वो अपनी शिनाख्त छुपाने और बार बार घर बदलने पर मजबूर हैं। मेरे शौहर ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि मैं एक पुलिस वुमन थी। मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी पर बहुत मनफी असरात पड़े हैं। मैं औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बतौर पुलिस वीमन काम करती थी, लेकिन अब मैं खुद अपने रिश्तेदारों तक के घर नहीं जा सकती। जब मैं बाहर जाती हूँ तो हिजाब और बुर्का लेती हूँ। 1.5 साल के दौरान मुझे बहुत सी रिहाइशें बदलनी पड़ी हैं। तालिबान ने कैदियों को रिहा कर दिया है। वो जब हम तक पहुँच जाएंगे तो हमें मार डालेंगे। हमारे लिए कोई महफूज जगह नहीं है। एक ही रास्ता है कि मैं अपनी शनाख्त छुपा कर रखूं। हमारे घर में कारपेट्स थी और हर चीज थी, मगर अब हमने सब कुछ बेच दिया है। मैं बहुत से कम्युनिटी लीडर्स के पास गई कि मुझे इंसानी बुनियादों पर इमदाद मिले, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं बतौर पुलिस वीमन अपना तारुफ नहीं करवा सकती। और ऐसे माहौल के बावजूद अब भी अफगानिस्तान में ऐसी खवातीन हैं जो आवाज़ भी उठा रही हैं और एहतजाज भी कर रही हैं। ज़किया ज़हदत ऐसी ही एक समाजी कारकुन है। अब तक हमने 15 के करीब एहतजाज किए हैं। औरतों पर बहुत सख्तियां हैं। तालिबान ने एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया और तालिबान मेरे समेत एहतजाज का इंतजाम करने वालों का पीछा करते हैं। इसलिए अब हम घर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं ताकि अपनी आवाज से खवातीन की सोसाइटी में पोजीशन को मुतहर्रिक कर सकें। उन्होंने औरतों पर पाबंदियां लगाई हैं, वो तो मोबाइल का सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकती। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ।
آپ اس کو ایسے سوچ سکتے ہیں جیسے ایک پرندہ ہے اور اس کے پر کسی نے سختی سے باندھے ہوئے ہیں اور وہ پنجرے میں رکھا ہے. میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی. گذاشتنش در یک قفس. که هیچی نمیتونه بکنه. تو اس کا حل کیا ہے؟ عورتوں کو پنجروں میں قید کر کے کیا سوسائٹی آگے بڑھ پائے گی؟ طالبان بس یہی کہتے ہیں، ہم نے اسے قتل نہیں کیا، ہم نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، فلاں بندے پر ہم نے تشدد نہیں کیا. یہ تو واضح ہے کہ آپ تشدد کر رہے ہیں. بہت سے دستاویزی ثبوت ہیں. سب لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صرف بات سے یہ ممکن نہیں کہ آپ دوسرے ملکوں کو دوستانہ پیغام بھجوائیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. ہم بین الاقوامی برادری کے لیے بڑا خطرہ نہیں ہے. مجھے طالبان سے یہ توقع نہیں کہ وہ ہمارے پیغامات کا جائزہ لیں گے، لیکن BBC کے توسط سے میں طالبان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں، افغانستان کی سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، افغانستان کے حکومتی سٹرکچر میں رہنا چاہتے ہیں، افغانستان کی بہتری چاہتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ عورتوں کو مسترد کریں یا انہیں سوسائٹی اور حکومت کے تمام حصوں سے نکال دیں. سوسائٹی اور گورنمنٹ. ویسے تو اس وقت افغانستان کے ہر شہری، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سبھی کو بہت ہی مشکل حالات کا سامنا ہے. غربت، بھوک، افلاس، سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی نے عام لوگوں کی زندگی انتہائی مشکل کر دی ہے. لیکن افغانستان کی عورتوں کی مشکلات اور بھی زیادہ ہیں. ایجوکیشن، ورک فورس، پبلک لائف سے انہیں بالکل باہر کر دیا گیا ہے. ان کی زندگی، ان کے حقوق، یہاں تک کہ ان کی شناخت تک پر ان کا کنٹرول نہیں. طالبان کا سٹانس تو واضح ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی سے بھی انہیں کوئی مدد نہیں مل رہی. افغان خواتین یہ لڑائی بھی اکیلے ہی لڑ رہی ہیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.